नमस्कार दर्शकों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे उस दर्दनाक पहलगाम हमले पर बात करेंगे जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हम सोर्स मटेरियल के जरिए इस घटना की गहराई में जाएंगे और उन सिस्टमैटिक सिक्योरिटी लैप्सेस यानी सुरक्षा चूक का फैक्ट बेस्ड विश्लेषण करेंगे जो इस हमले के बाद सामने आए हैं। आखिर क्या गलतियां हुई, चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज के इस एक्सप्लेनर की रूपरेखा पर। हम बात करेंगे हमले के एनाटॉमी की, खुफिया विफलता के संकेतों की, पुलवामा से इसकी तुलना, सेना में संसाधनों की भारी कमी, वीआईपी बनाम आम नागरिक सुरक्षा और आखिर में एकजुटता की दरख्वास्त पर। तो सबसे पहले बात करते हैं हमले की समीक्षा और पहलगांव में हुए इस भारी जान माल के नुकसान की। देखिए, आंकड़े बताते हैं कि 26 मासूम जानें इस हमले में चली गईं और ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें सिर्फ आम टूरिस्ट ही नहीं थे। सोर्स के मुताबिक ऑफ ड्यूटी ऑफिसर्स जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो के सेक्शन ऑफिसर मनीष रंजन और इंडियन नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी इन मृतकों में शामिल थे, जो वहां बस अपनी छुट्टियां मनाने गए थे। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये वो परिवार हैं जिन्होंने पलक झपकते ही अपनों को हमेशा के लिए खो दिया। ग्राउंड रियलिटी उस वक्त क्या थी, इसका अंदाजा आप सब लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की बहन के इस बयान से लगा सकते हैं। उन्होंने बताया कि उनके भाई 1.5 घंटे तक, जी हाँ 1.5 घंटे तक जिंदा थे, लेकिन उस आपातकाल में वहाँ कोई मदद नहीं पहुंची। उनका साफ कहना था कि अगर सेना समय पर वहाँ होती तो उन्हें बचाया जा सकता था। ये बेहद हैरान और परेशान करने वाली स्थिति थी कि रेस्क्यू ऑपरेशंस में होने वाली इस देरी ने हालात को और कितना दर्दनाक बना दिया। अब आते हैं इस विश्लेषण के दूसरे और सबसे अहम पहलू पर, खुफिया विफलता यानी इंटेलिजेंस फेलियर्स। क्या वहां ऐसी चेतावनियां थीं जिन्हें अनदेखा कर दिया गया? अगर हम इस घटनाक्रम की टाइमलाइन देखें तो एक बहुत बड़ा गैप दिखाई देता है। सोर्स के अनुसार 2018 में 2 कश्मीरी युवा पाकिस्तान जाते हैं। फिर 2025 के अप्रैल के पहले हफ्ते में इंटेलिजेंस इनपुट्स आते हैं कि आतंकी कुछ होटल्स की रेकी कर रहे हैं, और फिर अप्रैल के ही आखिर में ये दर्दनाक हमला हो जाता है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब अप्रैल की शुरुआत में ही इनपुट मिल चुका था तो खुफिया जानकारी आने और ग्राउंड पर बचाव का एक्शन लेने के बीच इतना बड़ा फासला कैसे रह गया? सोर्स बताता है कि इस हमले के पीछे लश्कर तैयबा का एक शैडो ग्रुप TRF यानी द रेजिस्टेंट फ्रंट शामिल होने का शक है। टॉप कमांडर सैफुल्लाह कसूरी का नाम सामने आया है और ये भी बात उठी है कि घुसपैठियों ने स्थानीय मदद का फायदा उठाया। यहाँ सोर्स से एक सीधा सवाल पूछा है कि जब बॉर्डर्स पर स्ट्रिक्ट सेंट्रल कंट्रोल है तो ये घुसपैठिए आखिर देश में इतनी आसानी से प्रवेश कैसे कर लेते हैं? इन चोकों को और गहराई से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। बात करते हैं पुलवामा पैरेलल की। क्या इतिहास वाकई खुद को दोहरा रहा है? एक बहुत ही हैरानकुन पैटर्न है यहाँ पर। 2019 के पुलवामा हमले को याद कीजिए। सोर्स के अनुसार उस हमले से पहले 11 अलग अलग इंटेलिजेंस वार्निंग्स आई थीं जिन्हें अनदेखा किया गया। और अब 2025 का पहलगाम हमला देखिए। यहाँ भी अप्रैल में क्लियर इनपुट्स थे कि होटल्स की रेकी हो रही है, पर फिर भी घटना घट गई। दोनों मामलों में पैटर्न बिल्कुल सेम है। खुफिया जानकारी जुटाई तो गई, लेकिन एक्शन लेने वाले लेवल पर शायद कदम नहीं उठाए गए। और इसीलिए सोर्स ने ये सीधा और वैलिड सवाल पूछा है, आतंकी हमले आखिर रुक क्यों नहीं रहे हैं? 2016 के नगरोटा अटैक से लेकर 2024 में रियासी और अब पहलगाम, एक लंबी और दुखदाई लिस्ट है। इतने दावों और सिस्टम्स के होने के बावजूद आम नागरिक की सुरक्षा आज भी एक लगातार और बड़ी चुनौती क्यों बनी हुई है? एक और बड़ा सिस्टमैटिक फेलियर जो सामने आता है वो है सेना पर बढ़ता हुआ दबाव और संसाधनों की भारी कमी। रक्षा मंत्रालय के ये आंकड़े थोड़े चौंकाने वाली हैं। सेना में ऑथराइज्ड ऑफिसर्स होने चाहिए 50,538, लेकिन करंट नंबर है सिर्फ 42,095, यानी देश में लगभग 8,400 आर्मी ऑफिसर्स की सीधी कमी है। अब आप खुद सोचिए, इस डेफिसिट का असर हमारी मौजूदा फोर्स पर और उनके काम के दबाव पर कितना ज्यादा पड़ता होगा। और संकट सिर्फ ऑफिसर्स तक सीमित नहीं है। अगर हम ओवरऑल सैनिकों की बात करें तो नंबर सच में डराते हैं। सोर्स की रिपोर्ट के मुताबिक आर्म्ड फोर्सेस में 1 लाख से ज्यादा सैनिकों की भारी कमी है। 1 लाख! जब सुरक्षा बलों की संख्या इस हद तक कम होगी तो ऑटोमेटिकली देश की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने की शक्ति और गति पर सीधा नकारात्मक असर पड़ेगा। तो आखिर इतनी बड़ी कमी आई कहां से है? सोर्स के अनुसार
इसके पीछे 3 मुख्य कदम हैं। पहला, कोविड के 2 सालों में सेना की भर्ती पूरी तरह रोक दी गई। दूसरा, सैलरी और पेंशन का खर्चा कम करने के नाम पर ट्रूप्स को रैशनलाइज किया गया। और तीसरा, अगले 3 सालों में लगभग 2 लाख मजीद ट्रूप्स कम करने की योजना बनाई गई है। सोर्स का सीधा आर्गुमेंट है कि इन फाइनेंशियल कॉस्ट कटिंग मेजर्स ने सीधे तौर पर मिलिट्री रेडीनेस और आम लोगों की सुरक्षा को कमजोर कर दिया है। और सुरक्षा की इस पूरी बहस में एक बड़ा और चुभने वाला अंतर भी है, वीआईपी बनाम आम नागरिक। सोर्स यहाँ एक तटस्था कंपैरिजन देता है। एक तरफ देश के बिलियनर्स जैसे अंबानी परिवार, उन्हें Z+ सिक्योरिटी दी जाती है। 55 डेडिकेटेड सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं जिनमें टैक्स के पैसे से ट्रेंड 10 से ज़्यादा NSG कमांडोज शामिल हैं। और दूसरी तरफ पहलगाम के उस आपातकाल में आम नागरिकों के पास बचाव का कोई साधन तक नहीं था। ये डिस्पैरिटी, ये भारी अंतर सोर्स ने बिल्कुल साफ तौर पर सामने रखा है। और यही असमानता इस सवाल को जन्म देती है, आम लोगों की जान आखिर इतनी सस्ती क्यों है? एक ईमानदार टैक्स भरने वाले नागरिक की सुरक्षा को छोड़कर चुनिंदा लोगों की इलीट सुरक्षा पर इतना जोर क्यों दिया जाता है? ये सवाल हमें सिस्टम की प्राथमिकताओं पर गंभीरता से सोचने पर मजबूर कर देता है। चलिए आखिर में बढ़ते हैं एकजुटता की दरख्वास्त पर, विभाजन के खिलाफ खड़े होने का मुद्दा। इस पर एक बहुत ही सटीक और मजबूत बात कहता है, हिंसा का हर एक कृत्य इस देश के लिए दीमक की तरह है। देखिए, आतंकवादी हमलों का सिर्फ एक मकसद नहीं होता, वो सिर्फ जान नहीं लेते, वो समाज में धार्मिक नफरत फैलाना और देश को बांटना भी चाहते हैं। अक्सर पॉलिटिकली चार्ज्ड माहौल में इन घटनाओं का इस्तेमाल डिवीजन के लिए भी किया जाता है। इसीलिए ऐसी किसी भी साजिश को पहचानना और खारिज करना बेहद जरूरी है। लेकिन एक बेहद सकारात्मक बात यह हुई कि ग्राउंड जीरो पर लोगों ने इस डिवीजन को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। स्थानीय कश्मीरी नागरिकों और म्यूल हैंडलर्स ने अपनी जान पर खेलकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। कश्मीरियों ने आतंकवाद के विरोध में एक कंप्लीट बंद रखा। और यही नहीं, शुक्रवार की नमाज में करीब 5.5 लाख मस्जिदों से आतंकवाद के खिलाफ कड़क संदेश दिए गए। ये एक क्लियर सबूत है कि ग्राउंड पर आम जनता बिल्कुल एकजुट है। तो इसका सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? इन सिस्टमिक फेलियर्स और आतंकवाद का सिर्फ एक ही प्रभावी जवाब है, लॉन्ग लिव इंडियन यूनिटी या भारतीय एकता जिंदाबाद। जब आम लोग धर्म, जाति और क्षेत्र से ऊपर उठकर एक साथ आते हैं, तभी समाज को तोड़ने वाली आतंकी ताकतों को असली मात दी जा सकती है। यह सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि किसी भी देश की सबसे बड़ी ढाल और पहचान होती है। आज के इस तथ्य आधारित एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए सोर्स के एक आखिरी सवाल पर ध्यान देते हैं। नागरिक समाज को बांटने वाली ताकतों के खिलाफ एकजुट रहते हुए आखिर हम इन सिस्टम्स को उनकी कमियों के लिए जवाबदेही कैसे ठहरा सकते हैं? ये वो सवाल है जिस पर एक जागरूक समाज के रूप में हम सबको विचार करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ सवाल उठाना ही काफी नहीं, एक जागरूक और एकजुट समाज ही ग्राउंड पर सच्ची सुरक्षा ला सकता है। आज के इस चर्चा में बस इतना ही। इन मुद्दों पर विचार जरूर कीजिए।